नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आगे का एजेंडा देख रहा। बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन से जो बवाल शुरू हुआ था, जो तनाव फैला था, वो अब तक खत्म होने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूं, एक पश्चिम बंगाल की है और दूसरी बिहार की है। पश्चिम बंगाल में एक और शहर हिंसा की चपेट में आ गया है। हुआ ये कि कल हुगली में दिलीप घोष की शोभा यात्रा और इस दौरान हिंसा भड़क उठी, बाकायदा पथराव हुआ, आगजनी हुई। हालात को देखते हुए अब इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इतना ही नहीं, इंटरनेट सेवा जो है वो भी रात तक के लिए बंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की हुगली की अगर बात की जाए तो अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर बिहार की है, जहां सासाराम एक बार फिर बमबाजी से सिहर उठा। आज सुबह तड़के एक घर पर बम फेंके जाने से हड़कंप मच गया। हालात को देखते हुए एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन सवाल ये कि बिहार में बम, क्या सुशासन गया थम? ये वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। आखिरकार ये दो राज्य हैं, दोनों पूर्वी भारत के राज्य हैं। एक बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। और रामनवमी के दिन से यहां शुरुआत जिस हिंसा की हुई है वो हिंसा रुक नहीं रही है। कि किसका फेलियर माना जाए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। बिहार से ही आ रही है, सासाराम से आ रही है, जहां एक बार फिर बमबाजी हुई। आज तड़के एक घर पर बम फेंका गया। हालात को देखते हुए एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाला है। मोची टोला इलाका, इसी मोची टोला इलाके में बम फेंके जाने की खबर सामने आ रही है। बिहार के सासाराम में एक बार फिर से हुई है बमबाजी। जो जानकारी सामने आ रही है, मोची टोला इलाका है सासाराम का, वहीं पर यह बम चला है। रामनवमी के बाद से तो पुलिस प्रशासन, एजेंसियां तमाम अलर्ट पर। बावजूद इसके आखिरकार बिहार क्यों रह रहकर सुलग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सवाल मेरा ये कि रामनवमी के दिन से जो हिंसा शुरू होती है, नमस्कार, वो अब आज 3 अप्रैल की तारीख हो गई है, थमने का नाम नहीं ले रही है। रह रहकर बिहार सुलग रहा है, क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बीमार हो गए। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है और वो जिद में सिर्फ सरकार चला रहे हैं। आप समझिए कि उनके गिरी जिले में नालंदा के बिहार शरीफ में घटना घट रही है, लोगों की हत्या हो रही है और हजारों घर पर, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, हजारों घर पर बम फेंके जा रहे हैं। और लगातार ये घटना 72 घंटे से हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हम लोगों ने बार बार कहा कि यदि बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो भारत की सरकार को ये आग्रह करना चाहिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको लगाने का काम किया जाए। लेकिन पता नहीं आदरणीय नीतीश बाबू को क्या हो गया है कि उनकी पुलिस तो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। लोग बम बनाकर बम फेंक रहे हैं। अरे, कानून का राज स्थापित कीजिए, जिसने भी गलत किया है सब पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन पता नहीं पिछले 72 घंटों से हम लोग हल्ला करते करते आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। कल भी बम फटे, आज भी बम फेंके जा रहे हैं, परसों भी हत्या की गई। लेकिन पता नहीं नीतीश बाबू का कब जो है उनका नींद खुलेगा, ये पता नहीं चल पा रहा है। सम्राट जी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और सियासी पहलू ये है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, ये कहते हुए कि सुशासन को बदनाम करने के लिए, सुशासन को फेल साबित करने के लिए ये सारा किया धरा तो बीजेपी का है। देखिए रोमाना जी, एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि यदि किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई करने के लिए हम रोक रहे हैं क्या? और हमको यदि सरकार का साथ नहीं देना होता तो हम इतने बड़े कार्यक्रम को रोकते क्या? हमने तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम को रद्द किया, कहा बाद में जाएंगे। लेकिन हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। अब सरकार के लोगों का नींद नहीं खुल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? हमारे किसी पदाधिकारी, किसी वर्कर, किसी एमएलए ने जाकर रोका हो तो बताइए। सबने सहयोग करने का पूरी तरह आश्वस्त किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार के साथ खड़ी है। आप कार्रवाई करते रहो, लेकिन यहाँ तुष्टीकरण जब आप करोगे
तो कभी भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के चलते ये पूरी घटना घट रही है। सर, जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तो दूसरे पक्ष की तरफ से, मतलब महागठबंधन की तरफ से बात की जाती है ध्रुवीकरण की, और मामला आकर जुड़ता है कि बिहार में ये जो तनाव है, दरअसल ये सब रणनीति प्लान 24 के चुनाव के लिए है। देखिए, हम लोगों को कोई ध्रुवीकरण नहीं करना है। बिहार की आवाम ये जानती है कि नीतीश बाबू अब जा रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट समझ लीजिए कि सरकार में वो बैठे हैं, उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। उनको जनता को पूरी तरह सुशासन देने का काम उनका है, और उनके गिरी जिले में हो रहे हैं। वहाँ हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वहाँ पर कैसे हो रहा है? वहाँ हत्या हो रही है लोगों की, क्योंकि तुष्टीकरण से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है सम्राट चौधरी जी? आपने अभी मेरे शो आगे का एजेंडा में कहा कि साहब नीतीश बीमार हैं, नीतीश संभाल नहीं पा रहे हैं बिहार को। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो नीतीश सुशासन बाबू बन जाते हैं, और जब नीतीश बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, आरजेडी से हाथ मिला लेते हैं, तभी बीजेपी के निशाने पर अचानक से नीतीश इस रूप में आते हैं कि नीतीश से बिहार संभल नहीं पा रहा है। देखिए, ये 6 महीना की बात है। हाँ। 6 महीने से नीतीश कुमार जी यदि तुष्टीकरण का काम नहीं करते तो कार्रवाई करना आसान था। हम लोगों ने कभी नहीं रोका है। जब एनडीए की सरकार भी थी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जिन लोगों ने गलत किया है सब पे कार्रवाई की, और सभी लोगों पे कार्रवाई होती थी। लेकिन जब हाथ बंधे होंगे पुलिस के, तब तो स्थिति बदलेगी। हिंसा का मूल कारण है सरकार पूरी तरह निष्क्रिय है। सरकार 72 घंटे हो गए, आप समझिए फ्लैग मार्च कल हुआ, 48 घंटे के बाद फ्लैग मार्च होता हो तो घटना तो घटेगी। आपको तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। डीजीपी जा रहे हैं आरएस भट्टी साहब, तो भट्टी साहब जाने के बाद वो कह रहे हैं कि ये तो लोकल पुलिस देखेगा। अरे भाई, आप गए हैं, सुप्रीम आप है पुलिस के, कार्रवाई तो करो। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बिहार की सरकार के साथ खड़ी है। आप कार्रवाई करें। जो लोग बम बना रहे हैं, बम बनाते बनाते उड़ जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा आपको। तो सम्राट चौधरी जी, मुख्य तौर पर निष्क्रियता नीतीश सरकार की आपको कहां पर नजर आ रही है? और ये जो बार बार तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा खुलकर बोलिए ना, इस पूरे मामले में तुष्टीकरण कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए, बिहार की पुलिस को पता है कि कहां पे अप्रिय घटना घट सकता है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इस तरह का पूरी तरह रहा। लेकिन वहां फोर्स ही नहीं लगाए गए, चाहे वो सासाराम हो या बिहार शरीफ हो, भागलपुर हो, सभी जगह फोर्स ही नहीं लगाए गए। सब रिजर्व में फोर्स रहे। और इन लोग तो इतना झूठ पर उतर चुके हैं कि माइक से पुलिस कह रही है कि 144 लगाया गया, और तब जो है जिला प्रशासन और बिहार की सरकार कह रही है कि हमने 144 लगाया ही नहीं। तो आप समझिए कितना गंभीर है बिहार सरकार। बिहार सरकार कोई गंभीरता से इन चीज़ों पर काम ही नहीं कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, और बीमार भी हैं, उनको आधी बात याद भी नहीं रहती है। इसलिए पूरा सरकार का जो सिस्टम है वो फेलियर हो गया। और तुष्टीकरण इसलिए हमने कहा कि तुष्टीकरण में जो जिस इलाके चिन्हित है सरकार के नज़र में, उन जगह पर फोर्स क्यों नहीं लगाया? और यदि कोई घटना घटी तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसके लिए 72 घंटे इंतजार करना था क्या? 72 घंटे यदि पुलिस इंतजार कर रही है तो यह साफ दिखाता है कि वहां तुष्टीकरण का काम हो रहा था। दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर कानून व्यवस्था के चलते रामनवमी को लेकर किसी तरीके की कोई पाबंदी बिहार सरकार लगाती तो फिर आप हिंदू विरोधी उसको करार देने लगते। दूसरा पक्ष आप पर यह आरोप लगाता है, बीजेपी पर यह आरोप लगाता है कि साहब रामनवमी के जुलूस में भड़काऊ बयानों की क्या जरूरत है, हथियारों की क्या जरूरत है? सवाल सुन लीजिए मेरा। रोमाना जी सरकार में नीतीश कुमार जी हैं, और ये लंबा अनुभव है उनके पास 17 साल से। हाँ। वो जानते हैं कि बिहार में कैसे चीजों को टाइट किया जाता है, तो भुला क्यों गए?
उनको तो सत्ता चलाना चाहिए जो हनक था। कल आदरणीय अमित शाह जी ने कहा ना कि उल्टा लटका कर उसको सीधा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, हनक से सरकार को चलाना पड़ता है। आदरणीय नीतीश बाबू से आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूं कि हनक से सरकार को चलाइए। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार से तो बिहार संभल नहीं पा रहा है सर, तो फिर अब क्या किया जाना चाहिए? तो अभी तो मुख्यमंत्री वही है, मुख्यमंत्री जब वही है तो उन्हीं को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तभी दूसरी बात हो सकती है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हम तो आग्रह करेंगे विरोधी दल के नेता और विरोधी पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए इतनी बातें बढ़ी क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोई मांग? देखिए, ये तो केंद्र सरकार को तय करना है। हम जरूर ये आग्रह करते हैं नीतीश बाबू से कि बिहार में सुशासन स्थापित रखिए। आपका एक यूएसपी रहा है, लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप लाचार दिख रहे हैं, बीमार दिख रहे हैं और आपको बिहार को ठीक करना चाहिए। ये लाचारी, ये बीमारी, बूढ़े हो गए नीतीश कुमार, सब कुछ यकायक तो नहीं हुआ होगा। ऐसे में सवाल ये कि इसके लिए क्या आप घुमा फिराकर आरजेडी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं? खुलकर कहिए ना। नहीं, अब तेजस्वी यादव के साथ वो गए हैं। लालू प्रसाद जी का नेचर, कैरेक्टर, सिग्नेचर बिहार जानता है, उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है क्योंकि होम डिपार्टमेंट के मंत्री वही हैं। हम तो नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आप सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बीमार हैं तो इलाज कराइए। बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सीधे सीधे कह रहे हैं अगर सक्षम नहीं है तो इस्तीफा नीतीश कुमार को दे देना चाहिए। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। ये बड़े आरोप जो बीजेपी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच सासाराम में बमबाजी के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ा है और जिस जगह बम फेंका गया वहां अभी के हालात क्या हैं दिखाती हूं मैं आपको। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सासाराम के मोची टोला इलाके में सुबह करीब 5 बजे एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी। एक बार फिर से किसी ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। जब धमाका हुआ और लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक दीवार पर एक बहुत बड़ा निशान था। यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। सुबह का माहौल था, लोग जाग रहे थे। जो लोग हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं कि कौन सी जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर जोदार है। ये बताइए कि सुबह 5 बजे क्या हुआ? 4:52 का समय था, मॉर्निंग का समय था, रमजान का दिन है। लोग सुबह में उठ करके सहरी करते हैं और फास्टिंग पे रहते हैं दिन भर। सुबह का वक्त नमाज का भी वक्त होता है। अचानक से 4:52 पे विस्फोट होता है, जबरदस्त विस्फोट होता है। लोग दहशत के माहौल में बाहर देखते हैं कि क्या हो गया। पता चलता है कि कहीं पे बम एक्सप्लोजन हुआ है। आसपास में एरिया में कि यहाँ पे लेडीज चिल्ला रही थी, जिनका घर है वो चिल्ला रही थी कि बम मार दिया, सब ये कर दिया, वो कर दिया। आसपास में यहाँ पे प्रशासन दिया गया था, लगभग 10 से 15 संख्या में प्रशासन थी। लेकिन जब हम लोग बाहर जब निकले, सारे कम्युनिटी के इधर इस साइड में हिंदू रिलीजन रहते हैं, उस साइड में मुस्लिम रिलीजन रहते हैं। दोनों कम्युनिटी के जब बाहर हम लोग निकले तो पता चला कि प्रशासन जो है अपना सो रही थी। लगभग उसमें जब निकले तो पता चला कोई मोजा पहन रहा है, कोई जूता पहन रहा है, कोई शर्ट पहन रहा है, कोई कपड़ा पहन रहा है। इस तरह का हालात थे। हालांकि रात भर प्रशासन गश्त की है, लेकिन जो पार्टिकुलरली 10 से 15 पार्टिकुलर जो दिया गया था प्रशासन का, उनको रेस्ट मोड में पाया गया। इतना दंगे अब हो रहे हैं, इससे पहले कभी हुआ ऐसा इससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है कि बम का एक्सप्लोजन वगैरह हुआ हो। लेकिन अभी फिलहाल में ये मैटर हम लोग को ये अंदेशा था कि इस बातों का कुछ न कुछ ऐसा असामाजिक तत्व कार्य करेंगे, जिससे 2 दिनों तक हम लोग खुद चौकन्ना थे। दोनों कम्युनिटी इधर से भी अपने लोगों को समझा रहे थे, उधर से भी कम्युनिटी के लोग समझा रहे थे कि सौहार्दपूर्ण अपना रहे लोग। लेकिन अचानक से मौका पाते ही, जबकि हम लोग के आज प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिस तरीके से सुबह 5 बजे यहाँ पर धमाका हुआ, उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गश्त को इलाके में एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जो बिहार पुलिस के जवान हैं, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। और ये जवान यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें
और किसी भी तरीके की अफवाह पर कोई ध्यान ना दे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला जवान भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, साथ ही साथ पुरुष जवान भी हैं और पूरे इलाके में जो है मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश की गई है माहौल को बिगाड़ने की, जिस तरीके से असामाजिक तत्व यहाँ अभी भी इलाके में मौजूद है और जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जो लगातार सासाराम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब कल हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई थी और मैं भी खुद यहाँ इलाके में घूम रहा था तो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन अचानक से सुबह जिस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं यही लगता है कि कोई साजिश कर रहा है, यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, सासाराम। तो मेरे सहयोगी मनोज वर्मा की रिपोर्ट सासाराम से आप देख रहे थे कि न सिर्फ सासाराम मतलब बिहार, पश्चिम बंगाल भी, ये दोनों राज्य ऐसे हैं रामनवमी के दिन से यहां पर जो हिंसा शुरू हुई वो थमने का नाम अभी भी नहीं ले रही। जो तनाव फैला था अभी भी रह रहकर उसमें उबाल देखने के लिए मिल रहा है। सासाराम में आज एक बार फिर से सुबह तड़के बम चला, जो रिपोर्ट दिखा रहे थे मनोज वर्मा। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो कल एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की। हुगली में बीजेपी नेता दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव हो गया, जिसके बाद आगजनी भी की गई। और अभी की बड़ी खबर यह है कि तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो पश्चिम बंगाल हुगली में आपको बता दें धारा 144 इस वक्त लागू कर दी गई है। हुगली में हालात को देखते हुए रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अब तक 12 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो बंगाल में ये जो हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम सीधे रुख करते हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मजूमदार जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये बंगाल के हालात के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, बंगाल की जो हालत अभी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये कुछ जगह पे जैसे कश्मीर में कुछ साल पहले इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती थी, आज पश्चिम बंगाल में वो हालत हो गया कि हावड़ा में पहले और अभी हुगली में रिश्रा में वहाँ पे इंटरनेट की परिसेवाएं बंद कर दी गई है रुमाना जी। और ये ऐसे जगह हम जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से ममता बनर्जी और उसके प्रशासन है, जो एपीजमेंट की पॉलिटिक्स को ऐसी जगह लेके चले गए हैं जहां पे देश से पहले वोट बैंक आ जाता है। और देश से पहले जब वोट बैंक आ जाता है, ऐसी घटनाएं बार बार घटती है और इसी के कारण बार बार हुगली में हुआ, आपका इससे पहले हावड़ा में हुआ, डालखोला में हुआ, उत्तर दिनाजपुर जिले का डालखोला में हुआ, हाँ जी। डायमंड हार्बर में छोटी छोटी जगह में कुछ घटना घटी और सभी घटनाएं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रही है। ठीक है मजूमदार साहब, आप आरोप लगाते हैं टीएमसी पर कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये हालात पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी की तरफ से पलटवार बीजेपी की तरफ किया जाता है, ये कहते हुए कि साहब बीजेपी भड़काने की राजनीति के चलते बंगाल को हिंसा की आग में झोंकती है। रामनवमी के मौके पर भड़काऊ नारों से लेकर हथियार लहराने की जरूरत क्या? देखिए, रामनवमी में अगर कोई पार्टिसिपेंट आता है हथियार के साथ, पुलिस का उचित होगा, पुलिस का दायित्व है उसको डिटेन करना। हम कहीं पे भी मना नहीं किए कि आप डिटेन मत करिए, जो हथियार लेके आते हैं उसको डिटेन कीजिए, पुलिस को हमने मना नहीं किया। तो हमारे ऊपर जो ये लांछन लगाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जो बंदे हथियार लहरा रहे थे उन्होंने क्या किसी पे अटैक किया क्या? किसी मस्जिद पे जाके बम मारा क्या? बम गिराया क्या? लेकिन रामनवमी में जुलूस के ऊपर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुआ, बम से हमला किया गया, जो दिखाता है कि पूरी तरीके से प्लान्ड है। ममता बनर्जी की पुलिस चुपचाप खड़ी रही और कई कई जगह पे हमले के समय जस्ट वक्त पे पहले वहां से पुलिस हट गई, जो दिखाता है कि पूरी तरीके से पुलिस इससे मिली हुई है। पुलिस चाहती है कि हम वो कंट्रोल करे, लेकिन उनके ऊपर से पॉलिटिकल दबाव है दंगा होने देने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी डर रही है कि बाई इलेक्शन में जो मुस्लिम वोट उनसे सिरक गया है, उनसे हट गया है,
उससे वो डर गई है और ये डर का माहौल हमारे यहाँ के माइनॉरिटी भाइयों के बीच में डर का माहौल क्रिएट करके फिर से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कंसोलिडेट करना चाहती है। और दूसरा जो उनका टारगेट है वो जो बंगाल में एक के बाद एक करप्शन धांधलियां पकड़ी गई उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ये काम कर रही है। तो मजूमदार साहब, अगर बीजेपी इतने अच्छे तरीके से ममता बनर्जी के गेम प्लान को समझती है तो फिर आप लोगों की तरफ से पहल क्यों नहीं की गई? आप लोगों ने हिंदू भाइयों से यह अपील क्यों नहीं की कि रामनवमी का मौका है, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालेंगे, हथियारों की क्या जरूरत है, ताकि किसी तरीके से किसी को कोई मौका ही ना मिले अपनी राजनीति चमकाने का? देखिए, हर जगह में ये हथियार लेके रामनवमी नहीं हुआ। ठीक है, दो चार जगह में हथियार लेके लोग आए। लेकिन आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो ये प्रतिबंधितता लगाया गया है कि हिंदू रामनवमी में हथियार के साथ नहीं आ सकते, क्या दूसरे रिलीजियन के समय आप क्या ऐसा रूल लागू कर सकते? क्या आप बोल सकते कि मुहर्रम के समय कोई हथियार भी ना आएगा? आप क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है, तो सेकुलर स्टेट में हर धर्म के लिए एक ही जैसा नियम होना चाहिए। आप मुहर्रम में एंट्री बंद करवा दीजिए हथियारों का, मैं आपके लिए लड़ूंगा कि रामनवमी में कोई भी एक भी हथियार लेके नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी सर सवाल ये इसलिए पूछा क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा गेम प्लान जो है वो टीएमसी का है। आप खुद ही कह रहे हैं कि पूरा का पूरी साजिश जो है वो ममता बनर्जी की है। और हम देखते हैं किस तरीके से साल दर साल रामनवमी के मौके पर जुलूस के दौरान इस तरीके से हिंसा होती है। ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं, मुझको लगता है, क्योंकि हमने देखा पहले दिन जब ये हिंसा भड़की, मेरे साथ यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के आयोजक हैं वो थे, उनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से वो पहले जिन इलाकों से गुजर रहे थे, मुस्लिम इलाकों से गुजर रहे थे, वहां पर मुस्लिम भाई उनको शरबत पिला रहे थे। ऐसे में एक खास इलाके में ही आकर जब पथराव होता है तो फिर इसके पीछे साजिश क्या है ये समझना तो जरूरी हो जाता है ना मजूमदार साहब। और इसीलिए सवाल ये कि अगर वो साजिश बीजेपी पहले से जानती है तो फिर उसकी काट आप लोग क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? या फिर बीजेपी को भी ये रास आता है कि बढ़िया है साहब, ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो फिर वोटों का फायदा दोनों तरफ होगा? देखिए, हिंदू कॉम्प्रोमाइज करते करते कहां तक जाएगा, ये सवाल है। अच्छा, हम दुर्गा पूजा के पैंडल में नमाज तक चला चुके हैं जी, और कहां तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बताइए? देश का एक हिस्सा दे चुके हैं। लेकिन ये कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए, जो अब्राहमिक मानसिकता है ना कि अपना गॉड ही गॉड, बाकी कोई गॉड नहीं, कोई भगवान नहीं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये भारत है, यहाँ का अप्रोच प्लूरलिस्टिक है, सारे सबको मानना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हिंदू कॉम्प्रोमाइज तो करता है। आप कॉम्प्रोमाइज करते करते हिंदू लोगों को हम कहां तक बोले कि और कितना कॉम्प्रोमाइज करें? कॉम्प्रोमाइज करते करते हिंदू का बैक अपने एकदम वॉल तक आ चुका है, हम किनारे में आ गए हैं। तो इसलिए ठीक है, हिंदू जहां पे भी दो चार जगह में ही शायद कुछ ऐसे वेपन्स लेके निकले थे, लेकिन क्या मुहर्रम के समय जो लोग वेपन्स लेके निकलते हैं तो उस समय तो कोई हिंदू इलाके में कोई बमबारी नहीं होता, कोई पथराव नहीं होता? कभी ये सवाल उठाया गया है किसी की तरफ से? नहीं सर, इसी वजह से तो क्यों रामनवमी के में तो समय कभी मुस्लिम इलाके में हमले होगा? नहीं होते हैं, उस दौरान तो कभी किसी तरीके की हिंसा नहीं होती है, लेकिन रामनवमी पर ही ऐसा क्यों होता है? और इसको लेकर टीएमसी की तरफ से तो ये कहा जाता है कि साहब ये हुड़दंग जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जाता है। टीएमसी तो यहाँ तक कह रही है कि साहब बंगाल के ये जो हालात हैं, ये जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से इस तरीके से खराब हो रहे हैं। वो तो सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है सर। देखिए, केंद्र में जब तक बीजेपी की सरकार है, जब से आई है तब से हिंदू पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, बाकी जगह पे मैं नहीं बोल सकता, हिंदू अपना बात, अपना त्योहार उत्सव के तरह से मना सकता है। आगे पहले मना नहीं सकता था, हिंदू दबा हुआ था, कुचला हुआ था, अभी भी है कुछ कुछ जगह में। आप जाइए, कभी बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है ना पश्चिम बंगाल में, उसमें 1947 में क्या डेमोग्राफी थी, आज क्या एक्चुअल में डेमोग्राफी है, एक बार चेक करिए, आपका टीम भेज के चेक करिए। सुकांत मजूमदार की बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी की बात पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं, आप अपना टीम भेज के स्टडी करवाइए, एक रिसर्च टीम भेज के, क्या हालत है बंगाल में। लेकिन हिंदू कब तक सहेगा? ये पश्चिम बंगाल पाकिस्तान जाने की बात थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके लोगों ने हिंदू होमलैंड की तरह इसको छीन के लाए थे।
अगर यहाँ पे हिंदू अपना त्योहार अपने तरीके से मना नहीं पाएगा तो कहाँ मनाएगा? सर मेरा बांग्लादेश में सवाल जाके बनाएगा सर मेरा क्या? सवाल तो ये है कि अगर इसी तरीके की बातें सामने आती रहेंगी, अगर इसी तरीके से आक्रामक तरीके से अपने हक को लेकर हर कोई सड़क पर उतरता रहेगा तो फिर शांति कैसे बनेगी सर? शांति कैसे बने? एक संयम और शांति के लिए अपील भी कर दीजिए चलते चलते एबीपी न्यूज पर। मैं तो पहले से ही ये अपील कर चुका हूँ। रामनवमी से 2-3 दिन पहले मैंने बताया था जी। कि मीडिया के बंधुओं को कि कुछ तत्व कोशिश करेंगे जी। इसमें कम्युनल टेंशन करने के लिए। राम तो सबके है जी। राम तो इस देश के मुस्लिम जो है उनके भी उनको भी वो भी मानते हैं। इमाम हिंद कहा जाता है राम को। बिल्कुल। तो राम सबके आदर्श है कि राम जी जब इस पृथ्वी में आए थे उस समय ना हिंदू था ना मुस्लिम था, सारा भारतवासी सनातन संस्कृति के मानने वाले थे जी। तो राम सबके है। राम को लेकर ये जो आपके दिमाग में कुछ तत्वों के दिमाग में लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने जो जहर घोल दिया है, इस जहर को बाहर निकालिए। राम सबके प्रिय है, राम सबके है। प्यार से बोलिए जय श्री राम। ठीक है सर, आपकी इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुकांता मजूमदार साहब एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुन रहे थे आप सुकांता मजूमदार को, सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार, ममता सरकार की बनती है, जिस तरीके से बंगाल इस वक्त हिंसा की चपेट में है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार का सासाराम एक बार फिर बमबाजी से सिहर उठा। आज सुबह तड़के एक घर पर बम फेंके जाने से हड़कंप मच गया और हालात को देखते हुए एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाला है सासाराम। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एक और शहर हिंसा की चपेट में आ गया है। हुगली में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी, पथराव हुआ, हुगली में आगजनी हुई। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज लोगों से अपील यही कर रहा है कि शांति और संयम बनाए रखिए, किसी के बहकावे में न आए, कानून का पालन करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। इस बीच एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स बिहार, बंगाल दोनों जगह ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, लगातार अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको हुगली से मनोज्ञा लोईवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। हुगली की रिश्रा की गलियों में जहां पर कल पत्थरबाजी हुई और रामनवमी के जुलूस के बाद यहां पर 144 धारा लगा दी गई है। अब रिश्रा थाना की ओर से बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों से ना निकलें, दुकानें खुलने की इजाजत नहीं दी गई है और ये इन्हीं गलियों में कल पत्थरबाजी हुई थी जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है। लगातार यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया है और नहीं निकलने को कहा गया है। पूरे इलाके में इस समय इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करने का कारण है कि लोग किसी भी तरह की बातें आपस में शेयर न कर सके, यहाँ पर अफवाह न फैले, जितना हो सके शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से। हालांकि बीजेपी का दावा है कि आज यहाँ पर राज्य के बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार आएंगे, जिस पर फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानूनी व्यवस्था बरकरार रहेगी और किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी आदमी, व्यक्ति, नेता इस समय कानून तोड़ेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रशासन ने पूरी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, लोगों को घर से निकलने को मना किया गया है, दुकानें बंद रखी गई हैं और जितना संभव हो सके शांति बनाए रखने की अपील की गई है। फिलहाल 144 धारा अगले 48 घंटे तक रिश्रा में लागू रहेगी और हावड़ा की घटना के बाद रिश्रा की घटना और भी ज्यादा बंगाल में सेंसिटिव हो जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रिश्रा, हुगली, एबीपी न्यूज। तो ये मनोज्ञा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब मैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर बिहार लेकर चलूंगी, नालंदा, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद है, निधिश्री झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख करते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक से, नालंदा में फिलहाल हालात कैसे हैं अभिषेक? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है और जो हालात हैं वो पहले की तुलना में सामान्य दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का आना जाना सड़क पर दिख रहा है, हालांकि आना जाना बहुत नहीं, क्योंकि आशंका का बाजार गर्म है। रोमाना, कल रात में यहाँ पर डीजीपी थे, उन्होंने देर तक यहाँ पर बैठक ली है, कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर हैं, बिहार पुलिस है, तो इन सब चीज़ों का इतना असर हुआ है कि थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल में दिख रही हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसकी गलियों में तनाव पसरा हुआ है और अब शांति कमेटी के जरिए ये कवायद की जा रही है कि लोगों को कम्युनिकेट किया जाए और किसी अफवाह को फैलने से रोका जाए। रोमाना, निधि, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां हालात किस तरीके के हैं? प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है?
बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त बिहार शरीफ के मैं एक होटल में मौजूद हूँ क्योंकि आसपास में सभी जगह इंटरनेट पूरी तरह बंद है। किसी तरह वाईफाई से मैं ये दर्शकों तक जानकारी पहुँचा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अब तक 130 गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि कल तक 80 था, यानी कि गिरफ्तारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये सभी एविडेंस बेस्ड गिरफ्तारी है। मेरी आपसे कुछ ही देर पहले प्रशासन से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अभी भी बिहार के डीजीपी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, लगातार संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं। आर एस भट्टी जो कि कल देर शाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोग जो भी जिन पर भी शक है या जो थोड़ी बहुत भी संदिग्ध गतिविधि वाले नजर आ रहे हैं, उन पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। 11 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हर दिन मीडिया से बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि गलत संदेश ना फैलाएं या जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो करने के फिराक में है पुलिस। देखिए अलग अलग जगह पर जो है वो कई लोग जो है अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जो है वो पुलिस नज़र रखे हुए है और यही वजह है कि आसपास में इंटरनेट अगले 24 घंटे यानी 4 अप्रैल तक पूरी तरीके से बंद है और ये बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए कल परसों रात को ये खबर आई थी अलग अलग जगह पर फायरिंग की, जिसके बाद कल से पुलिस और ज़्यादा सख्त हुई और यही वजह है कि बीते 24 घंटे में कहीं से भी फायरिंग या कोई हिंसक या उपद्रव या तनाव की खबरें अब तक नहीं आई और ये बड़ी राहत है बिहार शरीफ नालंदा पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस के लिए यकीनन ये बड़ी राहत है। एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है और इंटरनेट सेवा भी 24 घंटे के लिए इस इलाके में बंद कर दी गई है। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय जो बिहार में मौजूद हैं, अभी नालंदा का अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, उन्हीं के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नालंदा के बिहार शरीफ में फेकू जी रथ वाले हैं, यहाँ के सबसे मशहूर बिहार शरीफ के रथ वाले हैं और कोई भी कार्यक्रम हो तो इनका रथ वहाँ ज़रूर रहता है। ये अम्बेर उचक्का छज्जू मोहल्ला के रास्ते में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और फेकू ही उस रोज़ थे, इनका रथ था और उसी रथ पर ये पूरी की पूरी शोभा यात्रा निकल रही थी। उनका जो खटाल है उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे ये फेकू जी यहाँ मौजूद हैं। आप ही हैं फेकू? जी सर, जी सर। कब से ये आपका रथ वाला चल रहा है? हमारा रथ कम से कम 10-15 साल से चल रहा था। 10-15 साल से? जी सर। तो उस दिन कौन सा रथ था जब रामनवमी का जुलूस? वो रथ थी सर, सिंगल घोड़े में, बाहुबली। सिंगल? जी सर। बाहुबली? जी। अच्छा। उसमें उस पर राम लक्ष्मण बने हुए थे, वो क्या है, शंकर भगवान और पार्वती जी। हाँ, तो बड़ा ही दिलचस्प है कि रामनवमी में भी मोहम्मद फेकू जी का रथ उसमें था। जी 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 जी। हम तो एक ये है सर कि ये कैसे कहा जाता है कि ये राम का सारथी रहीम बना। अच्छा। तो हम तो सब दिन सेवा में रहते हैं सर। तो मुझे बताइए कि गगन दीवान की ओर आप लोग रथ लेकर के आ रहे थे ना, तो क्या हुआ क्या था वहाँ पर? हम सबसे आगे थे सर, हम पीछे क्या हुआ ये नहीं देखा। अच्छा। हम सबसे आगे थे। सबसे आगे आपका रथ? यानी हमारे ये झारखंड से आई थी वो तासा वाला, वो आगे था, इसके पीछे हमारी रथ थी। अच्छा। और रथ पर क्या क्या था आपके? हमारे रथ पर थे ये वही जो अभी बताए ना कि शंकर भगवान और पार्वती जी, हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी बने हुए थे। ये 3 व्यक्ति को मैं बैठाया हुआ था सारथी में। हम आप कैसे निकले वहाँ? तो पत्थर उत्तर चलने शुरू? नहीं, मेरे पीछे पत्थर चल रहा है जी। आप आगे थे उसके? हम सबसे आगे, वही तासा वाला के आगे। कैसे निकले आप वहाँ से? हम वहाँ से कैसे निकले सर, वहाँ से वो कहाँ का बाहर के आदमी थे वो, तो बोले कि चाचा हम किधर जाएं। हम उनको बता दिए सोगरा कॉलेज, उनका आदमी एक आया, उतार के हमारे पर्स से ले गए जो बने हुए थे व्यक्ति, वो ले जाके हमको छोड़ी। तो हमें लगा सर के रथ पर जो पूजा प्रतिमाएं थी वो सब? हाँ, वो उन्हीं को तो बता रहे, उतार के ले गए, वो लोग उतार के ले गए। वो सोगरा हाई स्कूल के चौराहा पर जो इधर जाते हैं और एक चोरा बगीचा चले गए, वहाँ पर उतारीन। और हम साहब सोचा कि इतना ये है, हम भी मुसलमान हूँ, अगर इधर उधर जाते हैं तो कुछ न नुकसान हमका भी, मेरे भी हो सकता है। तो हम अपना की तरफ चले गए। आपको किसी ने कोई टारगेट नहीं किया? आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं सर, झूठ क्यों बोले सर, हमारे पास कुछ नहीं हुआ। किसी ने आपको कोई तकलीफ नहीं? सर मैं जाके निहाल मस्जिद के पीछे रहा सर, और बारिश इस बीच में आ गया, और बारिश आने के बाद करीब हम 12 बजे रात तक वहाँ रहा, और मैं प्रशासन से सहारा लिया। बिहार थाना से हमारे पास डीएसपी साहब भेजे नहीं है। अच्छा, उन्होंने भेजा, फिर आपको नहीं? हाँ। और आइए जल्दी से अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। हुगली आज की सुबह हाल क्या है जानते हैं मनोज्ञा लोईवाल से। मनोज्ञा,
सन्नाटा पसरा हुआ है रिषड़ा और हुगली में, यानी कि हुगली जिले के रिषड़ा और कोंडागर इलाके में मैं हूं, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा रिषड़ा के कुछ इलाकों में बंद कर दी गई है। इसलिए हम जीटी रोड पर हैं और आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर आमतौर पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। उसके दो कारण है। पहला ये कि 144 धारा पूरे मिडिल पोर्शन में, यानी कि श्रीरामपुर और कोंडागर के बीच में लागू कर दी गई है। रिषड़ा में कल की घटनाओं के बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी सवाल यह है कि आज दोपहर 12 बजे बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के आने की बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो नियम का उल्लंघन करेगा, कानून तोड़ेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में 144 धारा जहां लागू है, इंटरनेट की सुविधाएं अभी बंद कर दी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके स्थिति सामान्य हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। प्रेम रंजन पटेल, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी के, विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित के पास और जानते हैं कि हावड़ा के बाद हुगली भी क्यों उबला। जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यजनक हुआ है, दुर्भाग्यजनक है। देश के अंदर में इस तरफ का नफरत का वातावरण जो बन रहा है कि रामनवमी के नाम के जुलूस निकालकर उसमें हम लोग रिवॉल्वर तलवार लेके जाते हैं। एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है, तो ये जो दो समुदाय के बीच में आपस में जो नफरत का ये बीज जो बोया जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। नहीं, कौन बो रहा है नफरत का बीज? नफरत का बीज कौन बो रहा है सर? इसके लिए आप बीजेपी को कटघरे, ठीक है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सत्ता में आप हैं तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की, उसका हिसाब कौन देगा सर? उसका हिसाब कौन देगा? हमारी सरकार धर्म को नहीं पकड़ती है। जिन्होंने भी इस दंगे के अंदर में भड़काया है, जो भी जिम्मेदार है, उसमें से लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत लोगों की खोज जारी है। ठीक है, 144 धारा लगा दी गई है। देश के अंदर में आपको देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5000 से ज्यादा दंगे हुए हैं। मैं जवाब देती हूँ बीजेपी से। प्रेम रंजन पटेल जी, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, ये जो हालात खराब हुए हैं या हिंसा भड़की है, इसके लिए दोनों ही राज्यों की राज्य सरकारें कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह जो दंगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत है। दोनों में सरकारें उन मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। उनको ये लगता है कि इनको हम डरा करके रखेंगे तभी ये हमारे साथ रहेंगे, हमारा वोट बैंक बन करके रहेंगे। तो इसलिए वो जबरदस्ती जो ऐसे रामनवमी का जुलूस निकलना था, मालूम था सबको, संवेदनशील इलाकों से जाना है, उसके रास्ते तय होते हैं पहले से, प्रशासन उसका परमिशन देता है। फिर जो ऐसे फ्लैग मार्च क्यों नहीं, प्रशासन को क्यों नहीं लगाया गया? मस्जिदों में पत्थर कहां से आ गए? मस्जिदों के अंदर में बम का निर्माण क्यों किया गया? उन रास्तों से गुजरे तो पुलिस प्रशासन कहां थी और उस वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे? उन रामनवमी के शोभा यात्रा के में चलने वाले लोगों पर बम बरसाए जा रहे थे, गोलियां बरस रही थी। प्रशासन क्या कर रहा था? जवाब दीजिए अभिषेक झा जी। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए, प्रशासन क्या कर रहा था? सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, आइए। इनके झूठ को मैं एक एक करके उजागर करता हूं। प्रेम रंजन जी तो प्रवक्ता है बिहार बीजेपी के, उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने कहा कि सासाराम में 144 लागू है, इसलिए कार्यक्रम रद्द हो जाता है। इनके लोगों पर बम चल रहे हैं, उनके घरों पर बम चल रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल पर इनको फिर से चुनौती देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति का ये नाम, पता, मोबाइल नंबर जारी करें जिसके ऊपर बिहार में बम चला हो, जिनके घर पर बम चला हो। रुमाना जी, एक तरफ सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती। इस तरह के दृश्य अगर 38 जिलों में से 2 जिलों में भी सामने आए हैं तो ये प्रशासनिक चूक हो सकती है। कहाँ इनपुट में गड़बड़ी है, कहाँ लापरवाही बरती गई है, हम इसकी लगातार जांच कर रहे हैं, कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी खास समुदाय को लेकर जो जहर उगल रहे हैं, ये दर्शाता है कि इस तरह के खराब माहौल के अंदर भी ये राजनीतिक संभावनाएं तलाश हैं। लगातार बिहार को लेकर के झूठ बोला जा रहा है कि ऐसी घटना घटी, वैसी घटना घटी। अरे भाई, जब हम जांच करते हैं तो ना हम हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है वो इंसान है और उसके साथ जाति हुई है, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। उसने अगर कानून तोड़ा है तो हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का रुख करती हूँ जरा और उनसे समझती हूँ। प्रेम कुमार जी,
दोनों राज्यों में अगर देखा जाए तो कमोबेश तस्वीर यही है, बीजेपी वर्सेस वहां की राज्य सरकार। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ से आरोप तुष्टीकरण के लगते हैं, दूसरी तरफ से आरोप ध्रुवीकरण के लगते हैं। ये तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की जब लड़ाई होती है तो फिर ऐसे में फायदा चुनावी किसका होता है सर? रोमाना जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देश भर में कभी भी जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो राजनीति का उसमें योगदान रहा है, क्योंकि आम जनता इस तरीके से सांप्रदायिक दंगों में शामिल नहीं होना चाहती। देखिए, ईश्वर का नाम तो हर गली में लिया जाता है, हरे कृष्णा हरे राम कहाँ नहीं बोला जाता, लेकिन जब राजनीतिक लोग ऐसे नारे लगाने लगते हैं, ऐसी शोभा यात्रा का नेतृत्व करने लगते हैं, तो उसी उच्चारण के मायने बदल जाते हैं। ये एक स्थिति है, लेकिन इससे हम स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी को खारिज नहीं कर सकते। पहली जो जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की है, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और दूसरी बात, अभिषेक जी सही कह रहे थे कि उकसावे वाली भाषा जो है उसका इस्तेमाल विपक्ष को रोकना होगा। और सिर्फ बिहार बंगाल की बात नहीं है, इस साल दूसरे प्रदेशों में भी दंगे हुए। बीते साल आप रामनवमी पर याद करें, 10 राज्यों में दंगे हुए थे, 5 बीजेपी शासित थे, 5 गैर बीजेपी शासित राज्य थे। तो इसका मतलब यह है कि ये बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्य का मामला नहीं है। ये मामला पूरे देश में वास्तव में केरोसिन छिड़का हुआ है। और जहां कहीं भी कोई भी बात होती है, कोई तुष्टीकरण की बात करता है, तुष्टीकरण आज हिंदुओं का भी हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से विक्रम सिंह सर का रुख करती हूँ और विक्रम सिंह सर से जानना चाहती हूँ, सर आपका अनुभव क्या कहता है इस तरीके के दंगे, सांप्रदायिक दंगे, इसके लिए राजनीति किस हद तक जिम्मेदार? विक्रम सर, मेरी आवाज मिल रही है? रोमाना जी, काफी हद तक जिम्मेदार है। जी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था कर दे कि कोई परिंदा पर भी न मारे। जी, आपकी आवाज मेरी आवाज मिल रही है? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति के बिना और इस शरारती तत्वों के योगदान के बिना दंगा हो ही नहीं सकता है। और दंगा होता इसीलिए पुलिस को मेरा आह्वान है, प्रशासन को, कि जो आपके 4 बिंदु है दंगा रोकने के, सबसे पहले 20 कमेटीज यानी नागरिक सुरक्षा समितियों का पहले ही गठन कर ले और उनको क्रियाशील कर दें। जो एस्टैब्लिश रूट है, हर हिंदुस्तान के थानों में 5 अभिलेख हैं: सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, और इसके अलावा थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी। इसका अवलोकन कर ले, जो शरारती तत्व हैं उनको पहले ही गिरफ्तार कर ले, निरुद्ध कर ले, जो कि कहीं नहीं हुआ। नंबर 2, ये देखा जाता है कि जहां पर स्वस्थ प्रशासन हो, रामनवमी का जुलूस हमारे मुसलमान भाई उसको आगे से, जैसे फेकू साहब ने बिहार में एक मिसाल दी है, उस तरीके से करते हैं। और जो हमारे जुम्मे की नमाज होती है या हमारे इस तरीके मुहर्रम के जुलूस होते हैं, उसमें हिंदू हजरात वो आगे शामिल होकर चलते हैं। बिल्कुल सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता देते हैं। झारखंड के साहिबगंज में तनाव की खबर सामने आ रही है। हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। झारखंड के साहिबगंज में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया है इस जगह, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीर आपके सामने झारखंड के साहिबगंज की ये तस्वीरें हैं। यहां हनुमान जी की मूर्ति, जिसको बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना दे दिया था, और अब कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज करते हुए उन्हें घटनास्थल से खदेड़ते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने झारखंड के साहिबगंज की हैं। हम अपने रिपोर्टर से और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल प्रयोग कर रही है। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो गए थे बड़ी संख्या में, उनको यहाँ से खदेड़ने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये झारखंड के साहिबगंज की तस्वीर है, जहाँ एक बार फिर से तनाव इस रूप में बढ़ा कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति, जिसके साथ तोड़फोड़ की बात सामने आई, नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई, और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यहां धरना शुरू हुआ, उनका गुस्सा फूटा और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ा। फिलहाल अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार मेरी सहयोगी मौजूद है। प्रकाश, अभी का अपडेट क्या है? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता जो मूर्ति को जिस जगह नुकसान पहुंचाया गया वहां धरने पर बैठे थे, उन्हें हटा दिया गया है घटनास्थल से? देखिए, बंगाल, बिहार और फिर झारखंड
में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा और तनाव बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र काफ़ी चिंता जाहिर जरूर की जा रही है। राजनीतिक तौर पे काफ़ी उबाल है, लेकिन झारखंड के साहिबगंज में जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं, एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गुस्सा फूटा था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का और वो मांग कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से काफ़ी नाराज़ थे और बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जिसके बाद ये काफ़ी हंगामा हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन फिलहाल वहां पर तनाव बना हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर जिनके खिलाफ में कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए प्रकाश कुमार, और हमारे तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आगे का एजेंडा शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथ जोड़कर एबीपी न्यूज का निवेदन यही है कि शांति और संयम बनाए रखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।